लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हम कर रहे थे ASM, ठीक है, कुछ चीज़ें की कुछ रह गई थी, आज वो दोबारा देखते हैं। अच्छा, आज हमने एक नई डिस्क लगाई है सिस्टम में, वो डिस्क देख लेते हैं जी, F डिस्क -L। तो आपको दो डिस्क नज़र आ रही है इस वक्त, एक नज़र आ रही है /dev/HDA और एक नज़र आ रही है /dev/SDA। ये क्यों है सर? वो जो है वो आईडी है, ये हाँ, इस नई जो डिस्क लगाई है वो आईडी है, उस पर ये ऑलरेडी पार्टीशन हुई हुई है, और ये आपके पास SCSI या SATA डिस्क है, ठीक है। अब ये डिस्क हमारे पास फ्री है क्योंकि हमें पता है कि ये यूज़ हो रही है OS के लिए, ये हमारे पास फ्री है। इसमें ऑलरेडी हालांकि पार्टीशन हैं, हम इन पार्टीशन को रिमूव कर देंगे। पार्टीशन ना हुई होती इसमें तो फिर ये सिंपली ना दिखाता, यहाँ पे कुछ भी ना दिखाता, ये पोर्शन ना, हाँ ये रॉ फॉर्म में होती है। ठीक है, इसको हम अनपार्टीशन करते हैं, F डिस्क /dev/HDA, यानी कि आप डिस्क का नाम देते हैं जिस डिस्क को, हाँ जी रिकॉर्डिंग चल रही है, आप जिस डिस्क का नाम जिसको डिस्क को पार्टीशन करना चाहते हैं उसका पूरा नाम देते हैं, पार्टीशन का नाम नहीं देते आप, ठीक है। मैंने HDA1 या A2 नहीं दिया, HDA दिया, पूरी डिस्क को पार्टीशन आपने करना है, ठीक है। M फॉर हेल्प। अच्छा जी, पार्टीशन जो हमारे पास हैं उसमें पार्टीशन हमारे पास है 1 से लेकर 6 तक पार्टीशन है, ठीक है। उस हमें पार्टीशन डिलीट करनी है, तो D इज टू डिलीट पार्टीशन, D करेंगे। पार्टीशन नंबर वो खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि पार्टीशन कौन से डिलीट करनी है, तो रिवर्स ऑर्डर में आपने करनी है, पहले 6 नंबर करनी है, फिर D, फिर 5 नंबर, फिर D, फिर 5 नंबर, क्योंकि वो जो 5 नंबर डिलीट हुई है वो लॉजिकल पार्टीशन थी, ठीक है। एंड फिर D, फिर 4 नंबर, फिर D, फिर 3 नंबर, फिर D, फिर 2, फिर D, फिर 1 और W। रिवर्स में करने की क्या जरूरत है? देखिए, पहले लॉजिकल पार्टीशंस की जो सब पार्टीशन है वो डिलीट करनी पड़ती है। आपकी जो एक्सटेंडेड पार्टीशन एक्सटेंडेड है उसकी लॉजिकल पार्टीशन डिलीट करते हैं, फिर एक्सटेंडेड डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद प्राइमरी है किसी वक्त भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आपने एक्सटेंडेड डिलीट करते हैं तो उसकी लॉजिकल पार्टीशन डिलीट करनी पड़ेगी आपको। तो लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड करेंगे, एक्सटेंडेड अगर हम डिलीट करेंगे तो दूसरी मसाइल को डिलीट नहीं हो जाएगी क्या चीज? अगर हम एक्सटेंडेड को डिलीट कर रहे हैं? नहीं, वो अब ऐसा नहीं होता कि वो खुद ही डिलीट कर दे, विंडोज में तो नहीं, इसमें आपको डिलीट करनी पड़ती है। देखिए, आपने कोई लॉजिकल पार्टीशन किसमें डाटा हो, वो आप गलती से वो एक एक्सटेंडेड पार्टीशन डिलीट करते हैं, वो सारी लॉजिकल डिलीट करते हैं, तो वो तो एक वो डिजास्टर हो सकता है ना, इसलिए वो नहीं करता, आपको एक्सप्लिसिटली खुद पहले करनी पड़ती है। तो मेक श्योर कि आपने वो आप जो डिलीट करना चाहते हैं सारी, ठीक है जी। अब देखिए, मैंने डिलीट कर दी है, अब मुझे नजर आ रहा है इसमें पार्टीशन की लिस्ट में कोई पार्टीशन नहीं नजर आ रही, अनपार्टीशन स्पेस है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से पार्टीशन बनाता हूँ, देखिएगा जी जरा, F डिस्क /dev/HDA, ठीक है। M फॉर हेल्प, M जरूरी नहीं है हेल्प ले रहे हैं, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो सिंपली डायरेक्ट कमांड दे दें। N फॉर न्यू पार्टीशन। अब देखें, पूछ रहा लास्ट पे जो हमने W किया था उसका W का मतलब है सेव करो और एग्जिट कर दो, कंट्रोल C करेंगे तो जितना काम किया वो रिवर्स करेंगे। अब देखें, हमने नई पार्टीशन की है, उसने मुझसे पूछा है कि एक्सटेंडेड पार्टीशन करूं या प्राइमरी करूं, तो मैं प्राइमरी करूंगा। प्राइमरी में पार्टीशन नंबर पूछता है, पहली पार्टीशन है, 4 प्राइमरी मैक्सिमम हो सकती हैं, ठीक है ना, तो एक डिस्क में 4 पार्टीशन ही हो सकती हैं, और अगर चारों प्राइमरी कर दें, नहीं 4 हो सकती है, 4 हो सकती है, एक डिस्क पे 4 पार्टीशन हो सकती है और चारों प्राइमरी हो सकती है, नहीं 4, ये देखें 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है, 1 2 4 4 प्राइमरी हो सकती हैं। और अगर आपने 4 से ज्यादा पार्टीशन रखनी है तो फिर 3 प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड रखनी पड़ेगी, एक्सटेंडेड के अंदर फिर आप लॉजिकल टोटल पार्टीशन 4 हो सकती हैं अगर वो चारों प्राइमरी रखेंगे। हाँ, एक्सटेंडेड अगर आप रखेंगे तो फिर आपको 3 प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड रखेंगे, नहीं प्राइमरी होना जरूरी है। सर हम इसमें एक ही बनाएंगे प्राइमरी, उसी को मैक्सिमम जगह दे देंगे? नहीं, हम 4 प्राइमरी बनाएंगे, 10 GB बना लेते हैं। लेकिन सर आप क्या कह रहे थे कि एक ड्राइव को आप एक ही प्राइमरी बनाएंगे? नहीं, उस केस में तो आइडियल सिनेरियो तो यही होगा, प्रोडक्शन में ऐसा ही होगा कि एक ड्राइव के ऊपर एक पार्टीशन बनाएंगे आप, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ड्राइव ही एक है, तो हमें ASM के अंदर वो मल्टीपल डिस्क ग्रुप्स बनाने, इसलिए मैं इनको 4 पार्टीशन बनाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, डिस्क के ऊपर एक पार्टीशन बनाएंगे आप, हाँ वो प्राइमरी होगी। मैं पार्टीशन नंबर 1 दे रहा हूँ, वैल्यू पूछ रहा है जी, मैं इसको दे दूंगा जी प्लस 10,010, यानी कि 10 GB की है बनेगी, ठीक है। फिर न्यू पार्टीशन प्राइमरी 2 प्लस 10,000
फिर न्यू, इस पे जो हार्ड डिस्क पे डाटा है हाँ जी, फॉर्मेट हो जाएगा, सब कुछ खत्म। खत्म हो गया इसके बाद ये पार्टीशन मतलब जब partition के remove साथ ही सब कुछ हो गया Repartitioning जैसे आपने सेव किया था ना, जैसे आपने सेव किया अच्छा अच्छा उस वक्त हो गया वो। सर इसमें फॉर्मेट देना पड़ता है आप हो जाता है। नहीं अभी देखें, अभी तो ये पार्टीशन हो रही है, फॉर्मेट इसके बाद है। इसके बाद format। अगर आप फॉर्मेट करेंगे तो वो वैल्यू आउट ऑफ रेंज। अच्छा सिलेक्टेड पार्टीशन, ठीक है, वो उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया 4th, ठीक है, उन्हें ऑप्शन नहीं दिया। जब 3 पार्टीशन ऐड कर लेंगे, चौथे नंबर पे खुद ही सिलेक्ट करेगा ये 4th पार्टीशन है, आपको ऑप्शन नहीं देगा सिलेक्ट करने का, ठीक है। चलो बाकी सारी मैंने उसको दी। बस से थोड़ी सी काम हुई है, 9 हाँ ठीक है, 4 पार्टीशन बनाई है, 3 मैंने 10-10 GB की बनाई है और एक तकरीबन 50 GB की बनाई है। सर इसमें प्राइमरी चारों प्राइमरी प्राइमरी बनाई है, ठीक है। स्टैंडर्ड की वो तो हाँ। इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है। हाँ जी ठीक है जी, ये समझ आई आपको। ओके, अब जो है, अब ये जो 4 पार्टीशन बनी है एफ डिस्क -L से आप देखें तो ये 4 पार्टीशन आपको HD A1 से लेकर A4 तक आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। अब इनको हम मार्क करते हैं ASM लिब के थ्रू, तो मैं करूँगा /dev/etc/init.d Oracle ASM create disk वॉल्यूम 1 और आगे डिस्क का नाम, ठीक है जी। अब देखें उसने कोई एरर नहीं दिया, लास्ट टाइम क्या था वो फेल हो गया था, फेल नहीं हो गया था, वो प्राइमरी पार्टीशन नहीं थी, ठीक है। वॉल्यूम 2 नाम देते थे, जो मर्जी, ये जो नाम आप देंगे ना, ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये आप जो मर्जी दे दें, ठीक है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम 2 दे रहा हूँ HDA2 के लिए, वॉल्यूम 3 दे रहा हूँ, ये नाम ASM में यूज होंगे, ये ASM में यूज होंगे, वॉल्यूम 3 विल बी इन HDA3, वॉल्यूम 4 इन HDA4, ठीक है जी। और अब आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, लिस्ट डिस्क करेंगे तो आपको बताएगा वॉल्यूम 1 से लेकर 4 तक उसमें बताएंगे। सर अगर हमने एक्सटर्नल पार्टीशन लगानी है और उस पे हमने करना है तो वो तो माउंट तो नहीं होगी, एक्सटर्नल कौन सी? मतलब हमने एक एक्सटर्नल हार्डवेयर लगानी है हाँ, और उस पे हमने जो है ये करना तो है। ये आप वो एक्सटर्नल डिस्क है या इंटरनल डिस्क है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, वो तो डिस्क होगी ना, लाइनक्स के लिए वो डिस्क है, दैट इज एन एक्सटर्नल डिस्क या इंटरनल डिस्क, उसको एक नाम उसने देना है, आप उसी तरीके से इसकी पार्टीशन पाथ करेंगे। डिफरेंट हो जाएगा उसका। हाँ पाथ डेफिनेटली वो हो सकता है SDP बना दे या C बना दे या कुछ भी बना दे, ठीक है, तो आप उस तरीके से उसको पार्टीशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी। अब साथ ही हम रॉ डिवाइसेस पे भी आ जाते हैं, ये एक पोर्शन हमने कवर कर लिया। हमने क्या किया अभी तक कि ASM लिब के RPMs इंस्टॉल किए, डिस्क को पार्टीशन किया और ASM लिब से उनको मार्क किया, ये 3 काम अभी तक हमने किए। इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कॉम्प्लेक्स है काफी, लेकिन आपको एक दफा परफॉर्म करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। कॉम्प्लेक्स नहीं सर, लेकिन डिस्क हमें अरेंज करनी पड़ेगी। हाँ और तो इसमें नहीं, आप वर्चुअल मशीन पे करें, वर्चुअल मशीन नहीं, एक VM बनाएं, VM पे Oracle इंस्टॉल करें, उसमें VM के अंदर जितनी मर्जी डिस्क 4-4 GB की डिस्कें ऐड कर लें, 5-6, आप ये सारी प्रैक्टिस आप VM पे फुल फ्लैश कर सकते हैं। VM पे तो जितनी मर्जी डिस्क बना लेना। सर ये हो जाएगा, लेकिन सर इसमें फिर डेटा जो होगा ना, जिस तरह हम इस पे OS की भी कुछ फाइलें रखें और फिर सॉफ्टवेयर की कुछ फाइलें रखें, उसमें जगह कम पड़ेगी फिर। हाँ सर नहीं, अभी ये है कि VM को मैंने जगह दी है, जितनी दी है वो सारी मैं ऑलरेडी लगा चुका तो आप नई अब डिस्क उसको नई डिस्क ऐड कर दें। नहीं, उसमें जो टोटल मैक्सिमम उसकी होती है वो मैं ऐड कर दूं, उसमें बढ़ा दूं उसको। नहीं उसको ना बढ़ा दें, एग्जिस्टिंग डिस्क को तो छेड़े ना। अच्छा। VM को आप एडिट करें, अच्छा। ऐड न्यू डिस्क करें, उसमें 4 GB की डिस्क ऐड करें, फिर एक और डिस्क ऐड, 4-5 डिस्कें आप ऐड कर लें, 4 डिस्कें ऐड कर लें, तो चारों डिस्कें आपको HD SD A पहली होगी, B C D आपको नजर आएंगी। आप वो जो 4 आपने ऐड की हैं वो चारों पे एक पार्टीशन बनाए बस। हमारे केस में तो हमने 4 बनाई है ना, आपके केस में वो 4 इंडिविजुअल डिस्क हैं, उन पे चारों पे एक पार्टीशन बनाए और ASM के अंदर यूज करें उनको। ये सारा काम आप उस पे वर्चुअल मशीन पे कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी रॉ पार्टीशंस के। तो 2 मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे कि ASM के डिस्क ग्रुप्स बनाने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो रॉ यूज कर लें या फिर ASM लिब यूज कर लें। ASM लिब हम देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, वो दोनों केसेस में सेम है, ठीक है, चाहे वो रॉ है चाहे वो आपका ASM लिब है, दोनों केसेस में इसके बाद के जितने स्टेप्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है। तो अभी हम ASM लिब पे कर चुके हैं, रॉ डिवाइसेस पे अभी हमने करना है। अच्छा, रॉ डिवाइसेस के लिए रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 5 में ना ये हुआ कि रॉ डिवाइसेस उन्होंने डेप्रिकेट कर दी, ठीक है।
आउटडेट कर दी उन्होंने, निकाल दी उनमें से। रेड हैट लाइनक्स 4 तक थी, जैसे 5 स्टार्ट हुई खत्म कर दी, लेकिन 5 की कुछ रिलीज 5.23 में निकाल दी, 4 5 में दोबारा से आ गई क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए दोबारा से आ गई। हमारे पास लकीली या अनलकीली वो रिलीज है जिसमें वो डेप्रिकेट कर दी गई थी, वो निकाल दी गई थी उनकी कन्फिगरेशन। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट उनकी कन्फिगरेशन फाइल्स अवेलेबल होती हैं, आपने जस्ट एंट्रीज करनी होती है। लेकिन अगर उनकी कन्फिगरेशन फाइल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको खुद से सारी कन्फिगरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे अभी जब आप लोग नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने यहाँ पे उसको देखा, उसको कुछ कन्फिगरेशन की है, मैं आपको बता देता हूँ। ETC के अंदर UDEV का एक फोल्डर है, इसमें आपके डिवाइसेस पड़ी होती हैं, सारी रूल फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। इसमें होगा रूल्स के नाम से फोल्डर rules.d, और इसमें एक फाइल होगी जी। अगर आपके पास नहीं है ऑलरेडी वो रॉ डिवाइसेस तो फिर आप उस केस में ये एंट्री करेंगे, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके पास नहीं है? आप करेंगे सर्विस रॉ डिवाइसेस स्टार्ट। अगर आपको कहता है ना अनरिकॉग्नाइज्ड सर्विस, इट मीन्स कि आपकी इस मशीन पे रॉ डिवाइसेस नहीं है। सर लेकिन ये भी हो सकता है कि रॉ डिवाइसेस आपकी इनेबल हों लेकिन आपके आर्किव इंस्टॉल ना हो। नहीं, वो बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। रॉ डिवाइसेस कॉन्फ़िगर ही आती हैं। आपके पास एक ll करें /dev/sysconfig, etc/sysconfig/raw static। यहाँ पे अगर आपको कोई ना मिले, यहाँ पे देखें उसने कहा नो सच फाइल और डायरेक्टरी। यहाँ पे एक फाइल होनी चाहिए ETC के अंदर, sysconfig के अंदर एक फाइल होनी चाहिए रॉ डिवाइसेस के नाम से। अगर रॉ डिवाइसेस के नाम से फाइल है तो इट मीन्स कि रॉ डिवाइसेस आपके पास अवेलेबल है, आपने जस्ट उस फाइल को एडिट करना और एंट्रीज करनी है। लेकिन अगर वो फाइल नहीं है, जो हमारे केस में है, हमारे पास यहाँ पे रॉ डिवाइसेस की फाइल है, अब आपको कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। वो फाइल आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए डिफरेंट तरीके से आपको कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। यानी कि हमने कंफर्म कर लिया कि हमारे पास ये रॉ डिवाइसेस नहीं है। आपको जाना होगा ETC के अंदर UDEV में रूट यूजर से, ठीक है, आई एम कनेक्टेड एज रूट यूजर। तो UDEV में rules.d में, और यहाँ पे एक फाइल होगी, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी फाइल बना लें, लेकिन जो फाइल होगी ना उसका जो नंबर होगा वो 60 के बाद, जैसे यहाँ पे देखें ये 61 है, 80 है, 90 है, आप 100 दे दें, 100 आगे फाइल का नाम दे दें .rules। ये रूल फाइल्स होती हैं, जब मशीन स्टार्टअप होती है ना तो ये एग्जीक्यूट होती हैं, और इसमें जो भी आप कमांड देते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। बाय डिफॉल्ट एक फाइल बनी होती है 60-raw.rules के नाम से। बेहतर यही कि आप इसी को एडिट कर लें, मैंने इसी को एडिट किया है। और इसमें ये एंट्रीज कर दें, ये इसमें लिखा हुआ भी है कि ये फाइल जो होगी ना इसमें कुछ भी नहीं होगा, सारा ये कमेंट आउट होगा। ये देखें इतनी एंट्रीज ऑलरेडी हुई थी और ये कमेंट आउट थी, तो मैंने उनको देख के ये नई एंट्रीज कर दी। अब मेरे पास जो डिवाइसेस थी इसका एक पूरा वो सिंटैक्स है, वो आपको UDEV, इसको कहते हैं UDEV रूल्स, ठीक है, इसको कहा जाता है UDEV रूल्स। वो उसका पूरा एक सिंटैक्स है, वो आपको देखें, उसका बैकग्राउंड अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा। वो यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है उसने, मैंने कहा जी कि SDA6 के लिए raw1 ऐड कर दो, SDA7 के लिए raw2 ऐड कर दो, SDA8 के लिए raw3 ऐड कर दो, एंड SDA9 के लिए raw4 ऐड कर दो। और फिर 1 से लेकर जो 4 तक रॉ डिवाइसेस मैंने ऐड किए हैं उनकी ओनरशिप ओरेकल यूजर को दे दो, ग्रुप उसका ओ इंस्टॉल हो, और मोड उस पर जो परमिशन हो 644 की हो, मीन्स के ओनर को फुल परमिशन हो, बाकियों को रीड एंड राइट की परमिशन हो, ठीक है। तो ये मैंने परमिशंस दे दी हैं। वंस आपने ये कर लिया, इस फाइल को सेव करें। एक तो तरीका ये है कि रीस्टार्ट कर लें, दूसरा तरीका ये है कि मैंने ये एक फाइल मैंने बना के रखी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने उसकी जो सेटअप स्टेप्स है ना इसमें लिख दिए हैं, ताकि आप लोग कॉपी करके आप इसको यूज कर लें। जी एडिट करते हैं इस फाइल को, ठीक है। अब ये उसने लिखा हुआ जी कि इसमें आप ये डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। या एक तो तरीका ये कि आप रीस्टार्ट कर दें, मैंने अब इस केस में हम इसको निकाल देते हैं। अच्छा, आपने ना ये जो एंट्रीज करनी है अपने हिसाब से चेंज कर लेनी है। हमारे केस में देखें
वो ये है कि साटा या स्कजी हमारे स्कजी है तो उस केस में चेंज कर लेनी है, और जो पार्टीशन आपने बाइंड करानी है वो पार्टीशन यहाँ पे देनी है। यानी कि आपने लेट से SDA1 अगर बाइंड कर दी तो SDA1 ऑलरेडी वो रूट के लिए यूज हो रही है। तो हमारे केस में हमने लास्ट में 4 पार्टीशन क्रिएट की थी, SDA6, A7, A8 और A9, ये 4 क्रिएट की थी ना। तो उन चारों को मैंने इस हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लिया हुआ है, जब उधर पेस्ट किया उसको, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। ओके, मैंने वो खुद ठीक है ना, 6 मैंने यहाँ पे ये 6 कर दिया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको चेंज करेंगे, ये जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे B लिखा है वो हमने A किया उसको, ठीक है। हाँ, ये ओरिजिनल फाइल है। तो आप क्या करेंगे, आपने अपने हिसाब से चेंज करेंगे। और फिर आपने रॉ डिवाइसेस, जैसे मैंने यहाँ पे रॉ डिवाइस नंबर 1 से लेकर रॉ डिवाइस नंबर 5 तक ऐड किए हैं। तो कौन से रॉ डिवाइसेस पे ओरेकल यूजर को ओनरशिप देनी है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 3 to 5, यानी 3 और 4 और 5 को ओनरशिप दे। मेरे केस में मुझे चारों पे चाहिए, 5 पे चाहिए, 1 to 5 चाहिए, 1 to 4 चाहिए, तो मैं 1 to 4 लिखूंगा। और जो आपका यूजर का नाम है वो यूजर का नाम देंगे, हो सकता है ओरेकल, हो सकता है आप कोई और यूजर बनाए, ग्रुप है उसका वो देंगे, मोड आपने यही रखना है। फिर आप चाहते हैं प्राइमरी ग्रुप होगा, ये जो ग्रुप होगा, हाँ, उस यूजर का प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। वंस ये हो जाए, आपने क्या करना है, अगर आपने इफेक्टिव फौरन करना है इसको, तो एक तो तरीका ये है कि बगैर रीस्टार्ट किए हुए आप ये 1 by 1 ये सारी कमांड्स दे दें। दूसरा तरीका ये है कि आप वो करें मशीन रीस्टार्ट करें, ठीक है। रीबूट के बाद हर दफा आपको ओनरशिप चेंज करनी पड़ेगी इन रॉ डिवाइसेस के ऊपर, हर दफा ओनरशिप चेंज करनी पड़ेगी इन रॉ डिवाइसेस के ऊपर, क्योंकि ये हर रीस्टार्ट पे इनकी ओनरशिप चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये स्टेप्स 1 by 1 करते हैं। सर ये फाइल जो है, जो उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाती है, हाँ जी। रीस्टार्ट के बाद, अगर इसमें हम ये लेते हैं, मतलब उधर भी ये लगा दें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो कर दे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इसको यहीं पे इफेक्टिव कर देता हूँ, इंस्टेड के रीस्टार्ट करूँ। अच्छा, हमने किया जी, उसको मोर करके देख लेते हैं। हमने किया जी रॉ 1 को A6 के साथ किया है, रॉ 2 को A7 के साथ, एंड सो ऑन। आपने करना है जी /bin/raw/dev/raw/raw रॉ 1 हमने जो पार्टीशन बनाई है वो हमने किया है किसके लिए, /dev/sda6 के लिए, 6 के लिए की ना, हाँ ठीक है। रॉ 2 हमने की है A7 की, रॉ 3 हमने की है रॉ 3 8 की, रॉ 4 9 की, ये हमने की। ये या तो रीस्टार्ट कर लिया, ये कमांड्स देते हैं आप, ये हमने कमांड्स दे दी हैं बगैर रीस्टार्ट किए हुए। अब हम परमिशन सेट करेंगे, हम करेंगे जी ch-on 640 ch-on यूजर का नाम, उसका ग्रुप, /dev/raw/raw स्टैटिक कर देते हैं, ताकि रॉ वाली सारी करते हैं, ठीक है। ll करके देख लेते हैं, /dev/raw/static, उसमें देखें उसकी ओनरशिप ओरेकल वो इंस्टॉल की, ठीक है। और अब chmod भी कर लेते हैं, chmod 644 कर लें या 640 कर लें, /dev/raw/static, ठीक है जी। परमिशन भी सेट होगी इस तरीके से। ये आपने 2 काम करने। सर ये chmod से पहले और बाद में फर्क क्या है? chmod से पहले देखें रीड की परमिशन सबको थी, chmod के बाद रीड की परमिशन सिर्फ ओनर को और उसके ग्रुप मेंबर्स को है, बाकियों को नहीं है। लेकिन ये उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि आपकी ये जो रॉ डिवाइसेस हैं या डिवाइस फाइल्स हैं, ये किसी नॉर्मल यूजर को एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए अदर देन द रिलेटेड यूजर्स, इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। ओके जी, ये आपने कर लिया। अब हम ये करते हैं जी कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर पहले से शिफ्ट कर दिया हुआ है। ये है जी मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ सारा, डेटाबेस का भी और ग्रिड का भी। मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अलग से पार्टीशन नहीं बनाई user1 के नाम से, हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी /u01, तो मैं ये सारा सॉफ्टवेयर वहाँ पे मूव कर देता हूँ।
ये रूट, क्योंकि रूट के अंडर ही बनेगी ना, रूट पे मेरे पास सफिशिएंट स्पेस थी तो मैंने रूट पे बना लिया। रूट पे 39 GB जगह है, यूज़र 1 के नाम से अलग से उसने माउंट पॉइंट नहीं बनाया, इसलिए हमें ये फोल्डर बनाना पड़ा यूज़र 1 के नाम से। ठीक है, आप होम में भी कर सकते हैं इंस्टॉलेशन, आप जहाँ मर्जी कर लें, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि यूज़र 1 का अलग से बनाएं, माउंट पॉइंट बनाएं या फोल्डर बना लें और वहाँ पे आप करें। ठीक है, अब इस यूज़र 1 के माउंट पॉइंट के ऊपर या फोल्डर के ऊपर मैं ओनरशिप दे देता हूँ -r और इक्वल कॉलन o install /user1, ताकि इसका ओनर जो है वो ओरेकल यूज़र है। ठीक है जी, ये स्टेप्स कर लिए। अब वो मैं फाइल्स ट्रांसफ़र कर लूँ जो कि नॉर्मली मैंने आपको पहले से दी हुई हैं, वो कर्नल पैरामीटर्स की और RPMs की इंस्टॉलेशन की, और वो सारी फाइल्स ट्रांसफ़र करके फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ सोर्स के नाम से। सोर्स आप लोग सर ये मैसेज क्यों आता है कि न्यू मेल? वो अब जब भी कोई रूट यूज़र काम करे ना तो आप मेल लिख के एंटर करें ना, आपको ईमेल दिखाएगा कि वो क्या क्या मैसेजेस आए। आपको ये मेल से क्या होना है? देखें, सिस्टम आपको मेल सेंड करता है, हर यूज़र जब लॉगिन होगा तो उसको मैसेज आ रहा होगा सिस्टम के। ये इस मेल का मतलब ये है कि आपके OS के यूज़र्स को मैसेजेस आते हैं, वो ये नहीं कोई ईमेल नहीं भेजता, वो आपके सिस्टम के यूज़र्स को, जितने भी यूज़र्स हैं उनको कोई मैसेजेस आना हो तो वो मेल भेजता है। तो ये कमांड क्या करती है? माउंट आपने अगर आपके पास इमेज है, एक ISO इमेज है, उसको आपने माउंट कराना है लाइनिक्स में पॉइंट वाला सिंपली। वैसे ISO इमेज को अगर आपने रन करना हो ना तो आपको वो एक वर्चुअल CD ड्राइव बनानी होती है, उसमें विंडोज में वर्चुअल CD ड्राइव चाहिए होती है। ठीक है, लाइनिक्स में अगर आपके पास ISO इमेज है तो आपने सिंपली माउंट -o लूप और आगे इमेज का नाम और आगे जिस डायरेक्टरी के अंदर उसको माउंट कराना है बस। तो ये मेरे पास इमेज पड़ा हुआ था इसका लाइनिक्स का, मैंने इसको माउंट करा लिया। अब मैं इसमें जाके RPMs इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, RPMs के लिए मैंने ये जी RHEL 5 RPM for 11G, इसको मैं जी एडिट कर लेता हूँ। ये सारे RPMs कॉपी करते हैं, मतलब ये इनके इंस्टॉल करने की कमांड्स। कॉपी किया इसको /source। माउंट पॉइंट बनाया, माउंट पॉइंट बनाया सोर्स का फोल्डर बनाना, माउंट करेंगे तो वो CD ड्राइव ऐसे भी इसमें नजर आ जाएगी। हम यहाँ पे आपको पेस्ट कर देंगे जी। RPMs इधर पड़े हुए, वो आप RPM उठा के इंस्टॉल कर लेगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, तेजी में कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बस वो माउंटिंग वाली चीज नहीं थी, हाँ, नहीं कि वो समझ आ गई। अब ये सारे प्री रिक्विजिट RPMs है जो ओरेकल के लिए चाहिए वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कर्नल पैरामीटर करते हैं और फिर हम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर है, ये वैसे 11G का आम सोर्स कर दिया है। 11G का ये आम सोर्स हमारे सारा पड़ा हुआ है। हाँ, उसके बाद ये करना। हाँ, पहले करने बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये मेरा जो इंस्टॉलेशन कर रहा था तो ये फाइल बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ये फाइल तो एग्जीक्यूट नहीं कर रही ना, आपने सिंपली इंस्टॉलेशन नहीं हो रही थी। उस्ताद जी आपने ये करना है कि इस फाइल के अंदर कमांड्स लिखी हुई हैं, कॉल पेस्ट कर। आपने इस फाइल के अंदर RPM इंस्टॉल करने की कमांड है। अगर आपने कोई RPM इंस्टॉल करना हो ना तो आपके पास पहले तो RPM होना चाहिए जी सर, वो सर्वर में होते हैं ना, वो सर्वर में होता है। तो आप कमांड देते हैं RPM -UVIH node force और आगे RPM का नाम दे देते हैं। ये मैंने सारे कॉपी कर लिया, वहाँ पर पेस्ट कर लिया ना, एंटर पे तो वो नहीं हो रहा है। नहीं, आपने टर्मिनल में किया, कहाँ पे? एक टर्मिनल में आपने उस लोकेशन पे जाना है, क्योंकि सर्वर में सर्वर के फोल्डर में जाना है रूट यूजर से, जी सर, रूट यूजर, और वहाँ पे मैंने ये कमांड्स पेस्ट कर दिए तो चल रहा है। यहाँ पर तो हो रहा है सर बिल्कुल। एरर क्या देता है? वो मुझे एरर बताए ना। तो वो स्पेसिफिक डायरेक्टरी में नहीं जा रहा होगा जहाँ हाँ, पे- नॉट फाउंड का अगर एरर देता है तो इसका मतलब आप उस लोकेशन पे नहीं है जहाँ पे आप फील्ड का वो सारे के सारे फील्ड हो रहे थे। ये सिंपल फील्ड है। नहीं, फेल अगर इसलिए हो रहे थे कि आप सर ये दूसरी
दूसरे का भी मुझे आज दिए थे तो वो उसमें हो रहे थे मगर कुछ नहीं हो रहा था। नहीं, अगर वो नहीं हो रहे थे तो आप रिलीज गलत है। आपके पास लाइनिक्स के कुछ और रिलीज है, आपके पास 4 है। हाँ तो ये तो नहीं होंगे ना, ये तो 5 के लिए, 4 के लिए डिफरेंट है। सर 5.4 बचा। हाँ 5.4 है। हाँ 5.3 या 4 में कोई डिफरेंस नहीं है। 5 RHEL 5 जो भी हो उस पर आरपीएम चल जाएंगे, लेकिन आपने उसी की सीडी से करना है। जिस सीडी से आपने ओएस इंस्टॉल किया है ना, उसी सीडी में आरपीएम है, वहां से करने हैं आपने, किसी और सीडी से नहीं करने आप, समझे? ये सर्वर का वो जो बोल रहा है। हाँ वो सर्वर, हाँ ये कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। आप स्क्रीनशॉट लें, अगर एरर आ रहा है स्क्रीनशॉट लें। लाइनिक्स में स्क्रीनशॉट की ऑप्शन होती है। अब ये मतलब ओपन है ना, इसका मैं अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो मैं सिंपली करूँगा कैप्चर स्क्रीन, किस जगह होगा ये, टेक स्क्रीनशॉट, एसेसरीज में जाके ना ये स्क्रीनशॉट लूँगा, या अब ये जाके ना डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देंगे, या जहाँ मर्जी सेव कर दें, उसके बाद वो स्क्रीनशॉट भेज दें उठा, ठीक है? अच्छा अच्छा जी, आरपीएम्स हो गए। अब हम आते हैं जी कर्नल पैरामीटर्स पे। आप जो हमेशा इंस्टॉलेशन करते हैं आप ही की वर्जन मतलब रिलीज यूज करते हैं? किसके लिए? ये लाइनिक्स डिपेंड करता है, जो लेटेस्ट, जो कंपैटिबल हो, जो सर्टिफाइड हो ओरेकल की तरफ से, हम वो यूज करते हैं। सर अभी RHEL कौन सी सर्वर है? 6 अभी तक सर्टिफाइड नहीं है। 5.5 तो हाँ, सर सोर्स क्योंकि वो फिर बाद में बड़े इशूज आ जाते हैं परफॉर्मेंस के और बहुत सारी चीज़ों के, इसलिए हम बड़ा इस मामले में ना बड़ी केयर करते हैं कि हम सिर्फ वही चीज़ करें जो रिकमेंडेड है, हम उससे हटते नहीं है। सर लाइनिक्स तो कम यूज होती है, लाइनिक्स भी बहुत ज़्यादा, हमारे पास लाइनिक्स भी चल रही है। प्रोडक्शन सारी। हाँ प्रोडक्शन पे, और यूनिक्स HP यूनिक्स ज़्यादा है, लाइनिक्स भी चल रही है। हमारे पुराने सिस्टम के तो नहीं थी मतलब यूनिक्स की हमारे सर्वर तो थे। सर ये 4 फाइल्स क्या करते हैं ऊपर वाले तो वो लिमिट्स वगैरह जो है ना वो कैसे कर लेते हैं? इसमें ये जो फाइल है ना, ये ये 4 limits.com, एक कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस और कितने नंबर ऑफ फाइल्स कंकरेंटली एक पर्टिकुलर यूजर ओपन कर सकता है। तो ओरेकल बहुत सारी फाइल्स को रन टाइम पे ओपन करता है, बहुत सारी पोर्ट्स को ओपन करता है, तो ये वो लिमिट्स यहाँ पे आप इन्हांस कर रहे थे। ये ऑर्डिनरी एक्सेप्शन बता रहे हैं। हाँ। ये लॉगिन की लिमिट्स हैं, etc pom.d लॉगिन में। क्योंकि क्या होता है कि आपके जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं ना, वो इस पर्टिकुलर ओरेकल यूजर्स के लॉगिन से चलते हैं, ठीक है? तो वो कितने प्रोसेस चल सकते हैं, आपके pmon, smon, सर्वर प्रोसेसेस, उन सब का ओनर कौन होता है? ओरेकल यूजर। जिस यूजर से आप एक्सेप्शन कर रहे हैं। हाँ, ऐसी लाइनिक्स डिसेबल्ड है। फायरवॉल भी डिसेबल्ड है, ठीक है जी। ये चीज़ हमने प्री रिक्विजिट्स हमने सारे कर लिए। अच्छा जी, अब यहाँ से हम देख सकते हैं। अच्छा, ओरेकल के आप वो जो बैच प्रोफाइल के अंदर जो एंट्रीज हैं वो करनी है अब हमने। मैं इसको मोर कर लेता हूँ। बेहतर यही होता है कि आप हमेशा ऐसे ही करें कि फाइल्स इस तरह की पहले से बना के रख लें। आपको तो ये मैं मैनुअली करके दिखा रहा हूँ ना, हमने एक शेल स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारी बैकएंड पे एंट्रीज कर देता है, हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ उसने क्या क्या किया है।
क्योंकि इतना टाइम नहीं होता जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं, तो इन चीज़ों पे इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। एक दफ़ा समझ लिया आपने, सीख लिया, देन गो अहेड, ठीक है। इससे आगे फिर आपको जाना चाहिए। आपने ओरेकल होस्ट नेम ज़रूर चेंज करना है, और ये आपने वो कर देना है जो आपकी मशीन का नाम है, अदरवाइज आपको इशू लाएंगे। ओरेकल होम होगा, ओरेकल बेस ये है, ओरेकल होम जो मैं रखूँगा। अब देखें 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे इसमें, इस मशीन के ऊपर। RDBMS और है एक ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ASM के लिए, और एक DBMS का सॉफ्टवेयर अलग होगा, ठीक है। अच्छा, अब 2 डिफरेंट होम होंगे। एक होगा होम ग्रिड का होम, या ASM का होम उसको कहते हैं, वो होगा, उसको भी ओरेकल होम ही कहेंगे आप। और एक होम होगा RDBMS का, वो भी ओरेकल होम ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि दोनों में से किसकी एंट्री बैच प्रोफाइल में करेंगे, क्योंकि ओरेकल होम किसी एक को सेट कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि ओरेकल होम आप ग्रिड का भी सेट करते हैं बैच प्रोफाइल में, और आप उसका भी सेट करते हैं, RDBMS का भी सेट करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले अगर ASM स्टार्ट हो रहा है तो ASM, हाँ, आप जिस मर्जी का कर लें, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप DBMS जो डेटाबेस का होम, उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल सारे इसमें सेट कर लें, और बाकी जो हैं वो जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसके लिए अलग से इन्वायरमेंट फाइल बना लें। हम वही करने जाएंगे। इसमें जो मैं ये इसमें एंट्रीज कर रहा हूँ, इसके 11.2.0 कर देते हैं, क्योंकि 11 रिलीज 2 है। जरूर इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर है कि कन्वेंशन फॉलो कीजिए, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि वो कौन सी रिलीज इंस्टॉल हुई है OS पे। 11.1.0 करेंगे तो इसमें मीन्स कि 11 रिलीज 1 आपने की है। कन्वेंशन आप फॉलो करें। 11 अगर आप 11 रिलीज 2 कर रहे हैं तो 11.2.0 करें, ताकि आपको पता हो कि रिलीज 2 ही इंस्टॉल हुई है, ठीक है। डेटाबेस का नाम जो आपने रखना है वो रख लें, हम DB11G ही रहने देते हैं, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब ये आपने कर लिया। अब आ जाते हैं जी U01 पे, और अनजिप कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को। अभी फिलहाल ग्रिड को ही करते हैं सर। पहले ग्रिड इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद हाँ,